हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी ग्रामर में हम लोग आज जो टॉपिक करने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। ओके, तो जो व्यंजनों का वर्गीकरण है दो तरह से किया गया है, प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे कंठे है, तालुए है, मूर्ध है, उस आधार पर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है, बाह्य प्रयत्न हो जाएगा और अभ्यंतर प्रयत्न हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर बाह्य प्रयत्न के आधार पर। ओके, तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी जो व्यंजन है उनको दो तरह से बांटा गया है, श्वास के आधार पर और नाद या कंपन के आधार पर। ओके, श्वास के आधार पर है, नाद या कंपन के आधार पर हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए जो श्वास के आधार पर है इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। ओके, तो श्वास के आधार पर देखिए अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा और महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, और नाद व कंपन के आधार पर भी दो तरह से बांटा गया है। इसमें एक हो जाएगा इसमें घोष और दूसरा जो इसमें बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो हो जाएगा अघोष। ओके, तो ये वाला चार्ट आप लोग पहले समझ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो अब देखिए जो व्यंजनों का वर्गीकरण है दो तरह से किया गया है। फिर से मैं समझा रही हूँ, ध्यान से आप लोग समझना, क्योंकि इस तरह से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर है और उच्चारण स्थान के आधार पर है। ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न दो तरह से बांट दिया गया है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाह्य प्रयत्न जो है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों को दो तरह से बांटा गया है। एक है इसमें श्वास के आधार पर, दूसरा हो जाएगा नाद या कंपन के आधार पर। ठीक है, तो श्वास के आधार पर हो जाएगा अल्प प्राण व महाप्राण, व नाद व कंपन के आधार पर हो जाएगा सघोष व अघोष। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो हमारा बनता है यही बनता है कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग करेंगे। ओके, तो हम लोग करेंगे श्वास के आधार पर। तो इसको हम दो भागों में बांट देंगे। एक साइड आप लोग अल्प प्राण लिख लो, अल्प प्राण, और दूसरी साइड हो जाएगा महाप्राण। ओके, अब अल्प प्राण क्या होगा, अब अल्प मतलब कम, ठीक है, प्राण मतलब वायु, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु या अल्प वायु बाहर निकलती है मुख से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, एक परिभाषा लिख लो यहाँ पर, जिनके उच्चारण में अल्प वायु मुख से बाहर निकले, वो क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण व्यंजन हो जाएंगे। और महाप्राण में क्या हो जाएगा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अल्प प्राण से दो गुनी वायु बाहर निकलती है या अल्प प्राण से अधिक वायु मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, वे महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। अल्प प्राण से दो गुनी वायु या अल्प प्राण से अधिक वायु, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर समझ आ गया आप लोगों को अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अल्प मतलब कम, महा मतलब अधिक हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें देखना है आप लोगों को कि अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो मेन यहां से क्वेश्चन बनता है कि अल्प प्राण में व्यंजन कौन कौन से आते हैं। तो अल्प प्राण में आता है पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। ठीक है, अब देखिए जो वर्ग है हमारे, वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, पांच हमारे वर्ग है। ठीक है, तो अल्प प्राण में कौन से आ जाएंगे, जो पहला वर्ण है। ठीक है, अब देखिए जरा, क, ख, ग, घ, अंग, तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, अब पूरे वर्गों के आप लोगों ने खुद से इसके नोट्स बना लेने हैं। अगर आप लोगों को अधिक और जिनको समझ नहीं आया होगा या जिनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, पर आप लोग 1, 3, 5 याद रखेंगे तो यहीं से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो 1, 3 और 5
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसमें आता है। अब बच गए दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा वर्ण किस में चला जाएगा? महाप्राण में चला जाएगा। ठीक है, दूसरे और चौथे में आएगा ख और घ, ख घ है। ठीक है, आप लोगों ने वर्ग के भी लिख लेने हैं, चवर्ग के भी लिख लेने हैं, टवर्ग के भी लिख लेने हैं, तवर्ग के भी लिख लेने हैं, पवर्ग के भी लिख लेना। अगर आप लोगों के पास अधिक टाइम है तो आप लोग अपने हिसाब से इसको ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, पर समझने के लिए इतने काफी आप लोगों को कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ जाएगा, और जो क्या बोलते हैं यहाँ पर महाप्राण है, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्प प्राण में और भी है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहां पर परिभाषा मिटा रही हूं। ओके, अब जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण में य, र, ल और व। ठीक है, तो य, र, ल और व कैसे व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व भी किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, श और ह। ठीक है, ऊष्म व्यंजन किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। ओके ओके, अब देखिए जितने भी स्वर हैं हमारे 11 स्वर हैं। ठीक है, तो जो 11 स्वर हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण ध्वनियां हैं। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे जो हमारा वर्गीकरण है। एक तो था इसमें श्वास के आधार पर, दूसरा आ जाएगा नाद या कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। ओके, नाद या कंपन के आधार पर। तो यहां भी दो तरह से डिवाइड किया गया है इनको। एक हो जाएगा अघोष और दूसरा जाएगा सघोष। ओके, अब अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं? तो अघोष होते हैं वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते हुए स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है। ठीक है, स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, वे क्या हो जाएंगे? अघोष। तो मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोगों ने पूरी डेफिनेशन लिखनी है, पूरी परिभाषा लिखनी है इसकी। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता। ठीक है, वे अघोष व्यंजन कहलाएंगे। और सघोष व्यंजन क्या कहलाएंगे? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में करते हुए स्वर तंत्री में कंपन होता है। ठीक है, स्वर तंत्री में कंपन हो। आप लोग सिर्फ इन्हीं लाइनों से समझ जाएंगे इनकी पूरी परिभाषा। ठीक है, पूरी परिभाषा 2-3 लाइनों में लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से आप लोग समझ जाएंगे। ओके, तो अघोष हो गए, सघोष हो गए। ठीक है, अब अघोष व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो देखिए, तो अघोष में आएगा, देखिए जो पहला व्यंजन होता है और जो दूसरा व्यंजन होता है। ठीक है, पहला और दूसरा व्यंजन किस में आता है? अघोष में आता है। ओके, अब नेक्स्ट जो अघोष में आता है, प्रत्येक जो वर्ग होता है उसका पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो किस में आएगा? अघोष में आ जाएगा। ठीक है, और बचते हैं लास्ट में तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन किस में चला जाएगा? सघोष में चले जाएगा। जैसे कि क ख यहाँ पर है,
तो ग घ अंग यहाँ पर आ जाएगा। च छ यहाँ पर है तो आगे के परे वाले इसमें चले जाएंगे सघोष में, ठीक है। तो देखिए अघोष में आता है पहला और दूसरा, जो प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग है, 5 वर्गों के जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो किस में आता है, अघोष में आता है, ठीक है। तो देखिए अघोष है और सघोष है, ठीक है। तो अघोष में आता है पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है, ठीक है। साथ में श और स भी किस में आ जाएगा, अघोष में आ जाएगा। अब पहला और दूसरा व्यंजन है अब प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। अब 5 वर्ग है, 5 वर्ग के जो पहले और दूसरे व्यंजन आएंगे वो किस में आएंगे, अघोष में आएंगे, ठीक है। अब अघोष में आएगा श और स अघोष में आता है। अब उसम व्यंजन का जो ह होता है वो किस में चला जाता है, सघोष में चला जाता है, ठीक है। साथ में य र ल और व, ये भी कौन से व्यंजन होंगे, सघोष व्यंजन होंगे। यानी सभी स्वर जो है सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है। तो हो गया, यहाँ पर हो गया अघोष और सघोष का वर्गीकरण भी, ठीक है। तो ये वाला चार्ट भी आप लोगों ने अच्छे से बना के इसको अच्छे से तैयार करना। अब एग्जाम में देखा होगा आप लोगों ने अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।